हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम लोग ने जो पिछला लेक्चर था उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा है। बट आज जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडीज का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपके पास एक दरवाजा है, ठीक है, लोहे का, और उस पर चार्ज है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एक बॉडी हुई जिसपे कि चार्ज है, और वो कैसी बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, पॉइंट साइज नहीं है वो, ठीक है। या फिर किसी भी तरीके से आप जिसपे लेंथ, विड्थ, हाइट ये सब मेजर कर सकते हैं, तो वो सारी हमारी किस तरीके की बॉडी कहलाएंगी, एक्सटेंडेड बॉडीज, ठीक है। आपका वो स्फेयर भी हो सकता है या रॉड हो सकता है, ये सारे वो एक्सटेंडेड बॉडीज कहलाएंगी। क्लियर। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उन सारे एक्सटेंडेड बॉडीज की। अब अगर हम लोग को वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उन एक्सटेंडेड बॉडीज की, तो क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ के बारे में जानना होगा। और गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक्सटेंडेड बॉडीज की जब बात आ जाती है, जब उस पर यूनिफॉर्म तरीके से उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको जानने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, वो है चार्ज डेंसिटीज, ठीक है। डिफरेंट तरह की जो हम लोग की चार्ज डेंसिटी होती है उनको समझना है। तो सबसे पहले उसी में चलते हैं, चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। एक बार मैं और ध्यान दिला दूं कि ये जो हम लोग की लेक्चर सीरीज है उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग डेरिवेशन करने नहीं वाले, टू द पॉइंट बात होगी। उस पर जो हम लोग के फॉर्मूले हैं वो सीधे होंगे, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। क्लियर। तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जैसे कि अगर यहां पर एक चार्ज रखा है, ठीक है, और उस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इसका कोई शेप एंड साइज नहीं है, तो ये मान रहे हैं कि जो टोटल चार्ज है इसका, ये क्यू वो इसी में पूरा इसी जगह पर इसी पॉइंट पर है। बट यही चार्ज, इसी चार्ज को अगर मैं क्या करूं, एक सीट हो अगर हम लोग के पास मेटल की, और उस पर पुट कर दूं, तो ये जो क्यू चार्ज होगा ये पूरे सीट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये जो क्यू चार्ज है इस पे जब पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पर ये क्यू चार्ज हुआ, नहीं, ये क्यू चार्ज अगर इसी तरीके से मैं छोटे छोटे इस पे पॉइंट कंसीडर करूं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट कंसीडर करूं, तो हर एक पॉइंट में मौजूद चार्ज को जब मिलाया जाएगा तो वो बराबर होगा क्यू के। मतलब कि अगर इस क्यू को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, यानी कि ये जो चार्ज क्यू है वो पूरे इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब हम ये कह दें कि ये चार्ज इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अगर मैं पर यूनिट एरिया पूछूं कि कितना चार्ज है, तो वो बन जाएगा मेरा चार्ज डेंसिटी। जैसे हम लोग निकालते हैं ना मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर हम लोग लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम लिखने का मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, ठीक है। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में देखें, मतलब 1 मीटर क्यूब में चेक करें कि कितना मास है, वो होता है मास डेंसिटी। इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, जैसे कि यूनिट एरिया ले लें और उसमें देखें कि कितना चार्ज है, तो वो कहलाएगा हम लोग का सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी तो है, बट जो चार्ज है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे, तो वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस तरीके से ये हम लोग का निकल के आता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है। अब वही जो चार्ज है, अगर किसी एक लाइन में, मतलब कि जैसे एक पतला सा रॉड है जिसकी सिर्फ लेंथ है, हम लोग रेडियस किसी तरीके का मान नहीं रहे हैं, ठीक है, सिर्फ लेंथ मान रहे हैं, तो इस तरीके के रॉड में अगर क्यू चार्ज पुट कर दिया जाए, तो टोटल लेंथ हम लोग के पास क्या है, एल है, तो इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब पर यूनिट लेंथ में देखते हैं कि कितना चार्ज निकल के आया, और इसकी जो यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाएगी, कूलॉम पर मीटर, ठीक है, कूलॉम पर मीटर। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है हम लोग की, सिग्मा, और इसको कहते हैं चार्ज अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की हो गई कूलॉम, और ये जो एरिया है वो हो गया मीटर स्क्वायर। फिर आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब कि जैसे कि अगर एक क्यूब है और वो क्यूब प्लास्टिक का है, और इस पे हम लोग ने जो चार्ज पुट किए, किसी तरीके से हर एक जो उसका पार्टिकल है उस तक वो चार्ज पहुंच गया, तो ये जो पूरा का पूरा चार्ज क्यू है वो कहाँ पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिट वॉल्यूम पे अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, यूनिट वॉल्यूम में अगर देखूं कि कितना चार्ज मौजूद होगा, जैसे कि अगर यहां से कंसीडर कर ली यूनिट वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज यहां पर होगा, इस यूनिट वॉल्यूम में, वो निकल के आ जाएगा हम लोग का
रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और उसका जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो ये चीज निकल के आई। अब ये तो हम जान गए कि ये होती है चार्ज डेंसिटी। अब चलते हैं फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो आगे चल के हम लोग को समझ पे आएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके पहले एक ऐसा आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर आपके पास एक पानी का पाइप है ऐसे, ठीक है, और वो पानी का पाइप क्या कर रहा है, बहुत तेजी के साथ ऐसे पानी बाहर निकाल रहा है, और इसके सामने आप लोग ने क्या किया, यहां पर एक स्क्वायर ऐसा रख दिया जो कि कैसा है, खाली है, और इससे ये पानी पास हो रहा है, बिल्कुल पास हो रहा है। फिर क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, इस स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो इसके अंदर से पानी पास हो रहा होगा, इस स्क्वायर के अंदर से पानी पास हो रहा होगा, वो कम पास हो रहा होगा। अब इसी तरह करते करते स्क्वायर बिल्कुल अगर इस पोजीशन में ला दिए, तो अब स्क्वायर के अगल बगल से पानी निकल जाएगा, बट स्क्वायर के अंदर से पानी पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं कहूं जैसे कि ये पेन है हम लोग का, इसको मान लीजिए कि वो जो पानी का धार आ रही है वो है, और इसके आगे एक स्क्वायर ऐसे लगाया गया। तो जब इसको स्क्वायर को ऐसे लगाया गया तो पूरा का पूरा पानी इस पे जा रहा है, और जैसे जैसे इसको स्क्वायर को ऐसे घुमाते जाएंगे तो इससे पास होने वाला पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये पूरा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि जो पानी की धार है वो तो उतनी ही है, ये एरिया उतना ही है, बट ये एरिया इस पानी की धार के साथ कितने एंगल में रखा हुआ है उस पर ये डिपेंड करता है कि ये पानी उस एरिया से पास होगा या नहीं होगा, या कितना पास होगा। तो इसी चीज को यहां पे अगर हम लोग देखें, अगर इस चीज को जो अभी मैंने बताया उसको एक एनालॉजी ट्रीट करें, तो जो पानी की धार हो गई वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे ये बनी हुई है ब्लू कलर से, जितनी भी बनी है वो क्या बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके सामने एक रखा हुआ है ऐसे एक हम लोग का एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, अब देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और इधर से ऐसे बाहर निकल रही हैं। तो जैसे जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ऐसे रोटेट करते जाएंगे इस तरीके से, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जो पास हो रही हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती जाएगी। तो ये जब हम देखते हैं कि इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको हम लोग कहते हैं इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स। तो इसकी जो एक प्रॉपर डिफिनीशन फॉर्म होती है वो क्या होती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गया कि जितना भी हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम लोग देखते हैं एंगल कि वो कितना फॉर्म कर रहा है एरिया वेक्टर के साथ। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे कि एक स्क्वायर हम लोग का, ठीक है, जैसे एक यहाँ पे इसको ले लेते हैं, एक जैसे स्क्वायर है, और इस स्क्वायर पे यहां से एक इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ऐसे एरो बना है। ठीक है, कि अगर यहां पर एक कोई लाइन है जो कि इस रेक्टेंगल या स्क्वायर के प्लेन में है और इससे 90 डिग्री फॉर्म करता हुआ एक ऐसा वेक्टर बना हुआ है, तो इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर अगर किसी क्यूब या क्यूबाइड वगैरह में कंसीडर करते हैं हम लोग उसके सरफेस पे, तो क्या लेते हैं, अगर किसी एक सरफेस को कंसीडर करिए, जैसे ये वाली सरफेस है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और इसी तरीके से जो ये पीछे वाली सरफेस है, ये जो पीछे वाली सरफेस है ये वाली, इसका एरिया वेक्टर इधर नहीं होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर नहीं होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा इस तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो बाई कन्वेंशन हम लोग क्या लेते हैं कि किसी भी एरिया पे जो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन पे हम लोग एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अगर ये एरिया वेक्टर हो गया, लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ठीक है, और एरिया वेक्टर जो है ऐसा है, यानी कि जो एरिया रखा हुआ है कुछ ऐसा रखा हुआ है, तो यहां पर जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, थीटा यहां पर एंगल है, कॉस थीटा है वो फैक्टर जो बताता है कि कितना एंगल उन दोनों के बीच में फॉर्म होगा, उसकी वजह से कितना उससे फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और
इन दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है इस बात पे भी डिपेंड करता है। इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म पे कुछ ऐसा, ई डॉट ए। ठीक है, ये वेक्टर नोटेशन में आ गया। ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ये जो हम लोग का फ्लक्स होता है। ठीक है, और इसकी हम लोग यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट आप लोग निकाल के बताइए कि क्या होगी। ठीक है, इस पे कमेंट पे लिखिए। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग ने अभी बता दिया कि क्या होता है। अब अगर हम लोग क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर अभी जो बात कर रहे थे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी कि अगर हम लोग को फ्लक्स किससे पास पता करना हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये निकल के आएगा। बट अगर हम लोग को अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है किसका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की ऐसी नहीं है कि हर जगह पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम हो, हर जगह ई कंसीडर नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा, जो ई होगा वो फंक्शन होगा किसी भी तरीके से ए का। ठीक है, अब ए खुद में फंक्शन हो सकता है, जो एक्स और वाई डायमेंशन है दो, उनमें से किसी एक का फंक्शन हो सकता है या दोनों का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, यहां पर एफ लिख दे, अगर लिख दो तो ये इसका फंक्शन होगा। क्लियर, ये चीज समझ पे आई। अब आगे इस पे अगर हम लोग देखें कि इसके पास अगर हम लोग को की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी दी हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने अगर हमसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो उसका कुछ फंक्शन दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस चीज का, और पूछ लिया कि हमें किसी गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है उसका फ्लक्स बताना है कि कितना पास हो रहा है। तो उसको निकालने क्या करेंगे हम लोग, करेंगे इंटीग्रेशन का यूज। तो जो हम लोग का फ्लक्स होता है वो फाई से उसको डिनोट करते हैं और वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, ये है यहाँ पर हम लोग का कि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो ऑल ओवर द सरफेस हो रहा है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ऑल ओवर द सरफेस ई डॉट डी ए। ठीक है, तो इसको और अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा। वो उन दोनों के बीच में हर जगह पर कितना एंगल बन रहा है वो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं इस पे कि अगर हम लोग का ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें फाइंड करना हो कि ये जो पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास हो रही हो किसी क्यूब से। ठीक है, तो उस केस में उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है किससे, कि पासिंग थ्रू अ क्यूब और क्यूबॉइड। तो लेट अस सपोज हम लोग के पास एक क्यूब है और यहां पर ये क्यूब कैसा दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक, अब इस क्यूब पे सरफेसेस कितनी हैं, एक ये वाली सरफेस है इधर, एक सरफेस इधर है, एक सरफेस नीचे वाली है, एक सरफेस ऊपर वाली है और एक सरफेस इधर सामने वाली है। ठीक है, और एक सरफेस वो जो पीछे होगी वो पीछे तरफ। क्लियर, यानी कि इस पे 6 सरफेसेस हो गई। अब इन 6 सरफेस पे क्या हो रहा है, यहां से इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस केस में अगर हम लोग यहां पर देखें कि इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो देखिए इन हर एक जो सरफेस है उसके साथ देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है, और जो फाई है हर एक सरफेस के लिए निकालेंगे। ठीक है, जो टोटल ऐसे सरफेस हैं। क्लियर, तो अगर पहले सरफेस की बात करें, ठीक है, क्या करें, अगर पहले सरफेस की बात करें, जैसे कि मान लें कि पहला सरफेस है ये टॉप वाला। ठीक है, इसको टॉप अगर नाम दे दीजिए तो ये टॉप हो जाएगा। तो टॉप में देखिए जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऐसे होगा, एरिया वेक्टर इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन किधर है, इधर। तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यानी कि ये भी क्या निकल के आ जाएगा, 0। उसके बाद फाई 2 को अगर बैकवर्ड जो पीछे तरफ है उसको मान लें, या बॉटम वाला मान लें, बॉटम वाला मान लीजिए, ये जो सेकंड वाला है वो सरफेस वो बॉटम वाला है। तो बॉटम वाले के लिए भी एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर गिवन है। तो इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जो पीछे वाली सरफेस है उस पे एरिया वेक्टर उधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। और सामने वाली उस पे करें तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर एरिया वेक्टर, तो इधर पे भी 90 डिग्री। तो ये जो 4 सरफेसेस थी इनका जो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन निकल के आया वो निकल के आया 0। अब बात करते हैं कि इसमें जो इधर वाली है राइट हैंड साइड वाली सरफेस और लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस वो कैसे कंट्रीब्यूट
कर रही हैं। क्लियर? तो इसमें कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है इनका, देखिए यहां से क्या हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0, यानी कि cos 0 की वैल्यू 1। तो अगर इसका एरिया ए मान लें हम लोग, क्योंकि क्यूब है, अगर इसका एरिया ए मान लें तो ये हो जाएगा कितना, ई ए, कॉस थीटा की वैल्यू मतलब cos 0 की वैल्यू हो गई 1। फिर उसके बाद बचा यहां पर ये वाला, ये देखिए इसके एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री। तो यहां पर कितना हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये निकल के आ जाएगा -EA और ये मिलके हो जाएगा 0। तो यहां पर जो नेट फ्लक्स इससे पास हो रहा है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं और आगे कि अगर हम लोग के पास क्यूबॉइड दिया हो तो डिफरेंट हम लोग को सर्फेसेस लेनी होंगी और हर एक सर्फेस से पास होने वाले फ्लक्स को देखना होगा और उसके बाद जो भी आंसर निकल के आएगा वो हम लोग का फाई नेट निकल कर आ जाएगा, या फिर फाई टोटल भी कह सकते हैं कि इससे पास होने वाला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर उसको हमें फाइंड करना हो कि कोई एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और उस सिलेंडर से यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो सिलेंडर है इस पे एक ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं रेक्टेंगल जो कि पास हो रहा होता है इसके डायमीटर से और अलोंग द लेंथ जो होता है इसका, या फिर अलोंग द हाइट, उस पे इस रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है उसके अलोंग होता है। ये चीज कंसीडर जब हम लोग कर लेते हैं तो ये मानते हैं कि बाकी जो सरफेसेस हैं इसकी, वहां पर कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, मतलब इसको अगर जानना चाहें कि कैसे हो रहा है ये, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इस पे जो ये सिलेंडर है इसको कंसीडर अगर कर लें कि इस वाली सरफेस को अगर अभी छोड़ दें और बाकी सरफेसेस पे देखें, तो जैसी एक इधर सरफेस कंसीडर कर सकते हैं वैसी ही एक सरफेस इधर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पर एक कंसीडर कर सकते हैं और एक इधर कंसीडर कर सकते हैं। ये पूरी ऐसे सरफेस बता रहा हूं मैं ऐसे, ठीक, अंदर ऐसे सेक्शंस ऐसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं एरिया के। तो इधर वाले एरिया का जो वेक्टर होगा वो होगा इस डायरेक्शन में और उधर वाले एरिया का वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में। और जैसे कि हम लोग अभी क्यूब की दो पैरेलल सरफेस पे देख के आए हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे जो हम लोग का फ्लक्स पास होता है वो कितना हो जाता है, नेट 0 हो जाता है। तो सेम चीज यहां पर अप्लाई होगी और बाकी सरफेसेस जो है वो पेयर में थी, इस वजह से उनका कंट्रीब्यूशन आ गया 0। और जो मिडिल में सरफेस अकेली बची जो डायमीटर से पास हो रही है वो एक अकेली सरफेस बची, इस वजह से उसका हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया वेक्टर उधर कंसीडर करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी तरफ कंसीडर ऐसे होंगे। अभी मानी हम लोग ने कि एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो भी उसी डायरेक्शन में थी, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो इसका बताइए कि फाई कितना निकल के आएगा। अब इस पे जो फाई है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना है इस पे, 0, क्योंकि दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो ये हो गया यहां पर हम लोग का 1। तो बचा क्या, ई ए। और इसका अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो हमें इसकी जो दो डायमेंशन है लेंथ और ब्रेड्थ उनका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो इसकी लेंथ है L इस सिलेंडर के हाइट के बराबर, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी है, रेडियस के दुगना। रेडियस अगर r है तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 2r। तो ये बन गया हम लोग का E इंटू 2RL। तो ये फाई बन गया इससे पास होने वाला। तो क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं कि अगर हम लोग के पास एक सिलेंडर है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, अगर उसके डायमेंशंस ये हम लोग को गिवन है कि उसका रेडियस इतना है और लेंथ इतना है। क्लियर? तो अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग को क्या मकसद क्या था कि सबसे पहले हम लोग को जो चार्ज डेंसिटीज हैं उनको समझना है, उसके बाद फ्लक्स जानना है, फिर गॉस लॉ को समझना है और उसके बाद एक्सटेंडेड बॉडीज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड करनी है। तो चार्ज डेंसिटी समझ लिया, फ्लक्स समझ लिया, अब चलते हैं गॉस लॉ पे। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या होता है इसको एक बार पढ़ के समझिए। गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ एक्चुअली क्या है, एक बहुत पावरफुल टूल है हम लोग के पास ये बताने के लिए कि अगर किसी जगह पर हम लोग के पास किसी तरीके का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है
तो उस पूरे चार्ज कन्फिग्रेशन से कितना फ्लक्स हम लोग का जनरेट हो रहा है, तो उसको फाइंड कैसे करते हैं। अगर मैंने मान लिया कि यहां पर बहुत ढेर सारे छोटे छोटे चार्जेस हैं जो कि हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, इस तरह करते करते बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं, तो इन सारे चार्जेस को कवर करते हुए हम लोग मान लेंगे एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस जिसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, और फिर बोलते हैं कि इस गॉसियन सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? ये होती है हम लोग की गॉसेस लॉ की डिफिनीशन। ठीक है, या फिर गॉसेस लॉ होता है ये हम लोग का। तो यहां पर हम लोग के पास क्या निकल के आ गया कि अगर हम लोग को किसी चार्ज कन्फिग्रेशन से ये पता करना है कि कितना फ्लक्स निकल के आ रहा है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका बेस गॉसेस लॉ का। अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी होती है तो उससे किस जगह पर कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो पहले फाइंड करते हैं, फिर उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो करते कैसे हैं? देखिए, फाई हम लोग जानते हैं कि जो फाई होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट डी ए। और अभी गॉसेस लॉ से हमें पता चला कि जो फाई होता है वो होता है किसी गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद कितना चार्ज है टोटल, उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इस गॉसियन सरफेस से कितना टोटल फ्लक्स पास हो रहा है इन सारे चार्जेस की वजह से। मतलब हर एक चार्ज की वजह से हम लोग को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, फिर कितना उससे किस एरिया से निकल रही है, सब हम लोग को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। अगर टोटल फ्लक्स बताना है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टोटल, तो टोटल फ्लक्स हम लोग का निकल के आ जाएगा इसकी हेल्प से, गॉसेस लॉ से। ठीक है, तो इसका हम लोग को यूज आगे जाके पता चलेगा। तो ये क्या किया हम लोग ने, इसको इक्वेट कर दिया इसके साथ। तो अब हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके जितने भी तरीके की एक्सटेंडेड बॉडीज हैं उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये हो गया कि जो पूरा एक्सटेंडेड बॉडीज है उस पे चार्ज कन्फिग्रेशन है किसी तरीके का, वहां पे छोटे छोटे चार्जेस हैं। तो उस पूरे जो एक्सटेंडेड बॉडी होती है उस बॉडी के चारों तरफ हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, सुटेबल गॉसियन सरफेस। अभी मैंने क्या कहा है कि हम लोग डिटेल डेरिवेशन नहीं करेंगे, बट समझेंगे चीज़ों को कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की जाती है और उसके बाद फिर टोटल फ्लक्स देख लिया जाता है कि कितना पास हो रहा है और उसको बराबर कर दिया जाता है इस पूरी गॉसियन सरफेस के। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग का फॉर्मूला था उसके बराबर, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी का मल्टीप्लाई करके, और फिर यहाँ पर डी इधर डिवाइड में जाता है इंटीग्रेशन के बाद, और यहाँ पर फिर हम लोग की जिस पॉइंट पे भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं वो हम लोग का चला जाता है चीज़ डेरिवेशन में, बट वहाँ पर हम लोग उसको डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग इसको समझेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि हम लोग क्या कवर करेंगे कि एक्सटेंडेड बॉडीज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कैसे क्या होती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली एक्सटेंडेड बॉडी है वो कौन सी है? एक रॉड है। ठीक है, और कैसा रॉड है? इलेक्ट्रिक, यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से। ठीक है, हेलो ऋतिक, क्या कह रहे हैं आप? इट्स easy to understand the concept from diagram sir, thanks for this explanation, it's easy for understanding the concepts। थैंक यू ऋतिक, कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ पे आती जाएं चीजें। तो अब यहां पर क्या है कि एट द एक्सिस ऑफ रॉड, यहां पर हम लोग को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो क्या किया, देखिए एक रॉड है, लेट अस सपोज ये हम लोग के पास ऐसा रॉड है, ये जो ग्रीन कलर से बना है ये हो गया हम लोग का रॉड, और इस रॉड की ये हो गई एक्सिस, और इस एक्सिस पर इस जगह पर एक पॉइंट कंसीडर पी किया गया है जो कि है आर डिस्टेंस पे। ठीक है, जो कि है आर डिस्टेंस पे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग का निकल के आता है इस पॉइंट पर, वो निकल के आता है EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट मेरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसा ही बनता है मुझसे,
ये, ठीक है, जल्दी जल्दी में ये वैसा बिगड़ जाता है जैसे कि अभी पहले हुआ था, ठीक है, बट वो क्या है, वो एप्सिलॉन नॉट मैं लिख रहा हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर कितना चार्ज यहाँ पर इनक्लोज्ड है वो डिवाइडेड बाई इस रॉड की लेंथ कितनी है, क्योंकि यहां पर जो अभी रॉड कंसीडर कर रहे हैं वो फाइनाइट रॉड ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो गई उसकी लेंथ, और इस यहां पर ये आ जाता है ऐसे, और इस जगह पर आ जाता है फिर टर्म हम लोग का कि ये जो है ये कितने डिस्टेंस है, ऐसे 1 डिवाइड करके, और फिर यहां पर r प्लस एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है अगर हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया हो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसमें कि टोटल चार्ज Q है, और उसके एक्सिस पे P पॉइंट पर R डिस्टेंस पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, फ्लक्स का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं मैं। अब हम लोग का जो फोकस है वो पहुंच गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटेंडेड बॉडीज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का। तो ये हम लोग का ये पहला जो फॉर्मूला है वो निकल के आया, इस पे हम लोग का डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। अब इसी पे अगर हमारे रॉड की ही बात की जाए और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में बात की जाए, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन यानी इस तरीके से कि एट द पॉइंट इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ रॉड, क्या करना है हम लोग को, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन कीवर्ड्स को ध्यान दीजिए, एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो इनको ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान जब हम लोग देंगे और साथ ही साथ इस पे ध्यान देंगे कि कहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और वो फील्ड लाइन कहां पर निकालनी है, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ रॉड। तो इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक रॉड अगर कंसीडर करें, ये ब्लू कलर से जो बना हुआ है ना, इसकी ये हो गई एक्सिस, इधर हो गई एक्सिस, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर मिडिल से अगर हम लोग यहां पर कोई एक ऐसा प्लेन कंसीडर करें, ठीक है, जो कि प्लेन इससे इस जगह से ऐसे पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक। तो इस जगह से ऐसे क्रॉस होते हुए जा रहा है, ये पीछे प्लेन उधर निकला है, ये इधर निकला है, तो इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग को आना चाहिए, समझ पे आना चाहिए कहां पर बात हो रही है। तो अगर कोई पॉइंट है इस इक्वेटोरियल प्लेन में, तो वहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज रॉड की वजह से, जिसपे कि चार्ज कितना है, Q है, ठीक है, चार्ज कितना है, Q है। तो हम लोग को यहां पर बताना है कि कितनी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी। क्लियर। तो जब इसको हम लोग यहां पर देखें कि ये जो पॉइंट है वो P कंसीडर कर लिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने की कितनी है, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से एक्सिस के सेंटर से वो है R, ठीक है, वो कितनी है, R। इस पे चार्ज है टोटल Q, और इस रॉड की लेंथ है L। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की निकल के आएगी, अगर उसको मैं ऐसे E परपेंडिकुलर नाम दे दूं, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q डिवाइडेड बाई R, और यहां पर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस जगह पर इतनी होगी। यहाँ पर ये Q ये वाला चार्ज है कि टोटल चार्ज कितना है, R है इसके बीच की डिस्टेंस, L है इसकी लेंथ, और बाकी तो चीज़ें आप लोग को पता ही कांस्टेंट है वो सारी। क्लियर। तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से चीज़ें दी हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, एक इक्वेटोरियल प्लेन में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, R डिस्टेंस पे, जिस पे जो रॉड है उसकी लेंथ L है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे, जहां पर हम लोग को जो रॉड है, अभी तक फाइनाइट रॉड था, मतलब कि उसकी हम लोग क्या ले रहे थे, जो लेंथ थी वो L ले रहे थे। अब यहां पर जो रॉड है वो है इनफाइनाइट लेंथ का। कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का। तो जब ये रॉड है इनफाइनाइट लेंथ का, यानी कि इस तरफ कितना ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है वो हमें नहीं पता, इधर कितना एक्सटेंड हो रहा है ये भी नहीं पता, ठीक है। तो उस केस पे जो हम लोग के फॉर्मूले होंगे उनमें ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा जहां पर हम लोग से उसके लेंथ की बात की जाए, क्योंकि यहां पर बात आ गई कि जो लेंथ है रॉड की वो कैसी है, इनफाइनाइट है, ये लिखा है ना, इनफाइनाइट लेंथ रॉड। और कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। तो यूनिफॉर्मली चार्ज जब रॉड होता है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इफ इनकी जो लेंथ है टोटल वो L है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो टोटल L है, तो इसमें एक चार्ज डेंसिटी डेवलप होगी। अगर इस पे टोटल चार्ज Q है तो वो एक चार्ज डेंसिटी डेवलप होगी
लेमडा जो कि हो जाएगा क्यू बाई एल। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल एक हम लोग की चार्ज डेंसिटी कंसीडर यहां पर की जाती है। उसके बाद यहां पर ये जो एल है इसको हम लोग नहीं मतलब वैसे देखते, यही मानते हैं कि इस पे सिर्फ हम लोग के पास एक चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है, मतलब कि यहां पर बहुत ज्यादा है लंबा रॉड है। ठीक है, तो अब यहां पर बात आती है, यहां पर एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोग का कि ये जो इनफाइनाइट लेंथ रॉड है वो आखिर होगा क्या? क्या एक्चुअल में फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा इनफाइनाइट लेंथ का रॉड हो सकता है क्या? मीनिंग क्या है इसका? ये इनफाइनाइट से क्या मतलब है? तो देखिए, इनफाइनाइट जब फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो वो कंसीडर किया जाता है किसी के रिस्पेक्ट में। तो किस रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं? ये जो डिस्टेंस है आर, इसके रिस्पेक्ट में। अगर इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, जैसे कि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर की, और इसकी जो लेंथ हो रॉड की वो हो हम लोग के पास 10 मीटर। ठीक है, ये है 10 मीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, या फिर इसको अगर इसको भी हम लोग 10 सेंटीमीटर कर दें और ये जो रॉड है वो है 10 मीटर की, तो उस केस में ये जो लेंथ हो गई वो इनफाइनाइट हो गई। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला भी जो मैं लिखने वाला हूं उसको यूज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आएगा और इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ इसके। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ये, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इसी ये एप्सिलॉन नॉट है, ध्यान दीजिएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसी को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2k लेमडा बाई R, के जहां पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ये के कैपिटल लीजिए, मैं के नहीं लिया करता हूं इस वजह से क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को मैं के कंसीडर किया करता हूं। ठीक है, एक और चीज, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है उसको मतलब उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, फिजिकली उसका मीनिंग क्या है, वो किस नोटेशन से डिनोट की जा रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब कि यहां पर ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में अगर इस जगह पर आर की जगह पर एक्स लिख दें तो क्या आपके साथ कुछ परेशानी आनी चाहिए क्या कि यहां पर आर की जगह पर एक्स क्यों लिख दिया? नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये समझिए कि यहां पर जो ये चीज है वो टर्म किस चीज का है, वो है इस रॉड के एक्सिस से इसके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। अगर इसी आर को मैं इरेज करके यहां पर डी लिख दूं तो वो भी आपको समझ पे आना चाहिए। तो इस तरीके से फॉर्मूले पढ़िए, तब समझ पे आएगा कि उसका मीनिंग क्या है। फॉर्मूले सिर्फ ऐसे जैसे लिखे हैं तो इस पे इनका जो एक एक चीज लिखी हुई है उसका क्या मीनिंग है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ पे आना चाहिए। तो सिंपली क्या है, मैं बताता जा रहा हूं कि अगर केस इस तरीके का है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप इस पे क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इसके आगे जो बचता है वो बचता है मैथमेटिक्स, तो उस चीज़ पे मैं नहीं जा रहा, उस पर आप वैल्यू पुट करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की ही बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की ही बात कर रहे हैं। बट अब कैसी है, सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट मतलब कि सिर्फ एक तरफ से लंबी होगी। मतलब कि अगर अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि एक बहुत बड़ी सी रॉड है और यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर और ये जो रॉड है वो है 10 मीटर्स की, तो उस केस में अगर ये जो 10 सेंटीमीटर या फिर ये जो पॉइंट था वो कहीं बीच पे अगर लाई कर रहा था तो ये क्या हो जाता हम लोग का, क्योंकि इस तरफ भी 5 मीटर था और इस तरफ भी 5 मीटर था, अगर इस मिडिल पे कहीं पे कंसीडर कर रहे थे ये पॉइंट, तो वो तो क्या हो गया, हम लोग का इनफाइनाइट रॉड बन गया। बट अगर इसी पॉइंट को इस लंबे से रॉड के किसी एक तरफ हम लोग कंसीडर करें कि हम लोग को इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो फिर कितनी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी वो हम लोग को बताना है। क्योंकि इस तरफ तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, बट इस तरफ कैसी है, फाइनाइट लेंथ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी इनफाइनाइट रॉड। और इस पे भी क्या निकल के आ रहा है कि ये जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, लेमडा। लेमडा यानी कि वही हम लोग की लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर क्या होता है, जब इस तरीके कन्फिग्रेशन हो, मतलब कि रॉड में इस रॉड इस तरीके से बनी हो या फिर इस तरीके से बनी हो, तो इससे इसके अगर एक्सिस को ऐसे माने, इसकी एक्सिस को अगर हम लोग ऐसे माने तो
एक मिनट, इसकी अगर एक्सिस को अगर हम लोग ऐसे माने तो इसकी एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको कहते हैं ई पैरेलल, ठीक है, उस कंपोनेंट को कहते हैं ई पैरेलल। और इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है या रेडियली आउटवर्ड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसका कंपोनेंट। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, इन दोनों का ऐसे हम लोग को करना होता है स्क्वायर और फिर सम करके अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो ई पैरेलल है और ई परपेंडिकुलर है इनका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहां पर जो ई पैरेलल निकल के आएगा, देखिए ये कन्फिग्रेशन और ये कन्फिग्रेशन सेम है, इसमें अंतर क्या है कि सिर्फ दो अलग तरीके से मैंने बता दिया कि अगर इस तरफ अगर आपको डायग्राम दिया हो या क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो सीधे इधर से कर सकते हैं, अगर इस तरफ दिया हो तो इसको ऐसे बनाएंगे। तो यहां पर ई पैरेलल जो हम लोग का निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा के लेमडा बाई आर, ठीक है, के लेमडा बाई आर। और ये जो के है, के यहां पर कितना है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, ठीक। तो ये जो चीज यहां पर फॉर्म हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर, यही बराबर होती है इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले के, ठीक है, यहां पर ई परपेंडिकुलर। और इसकी किसकी बात हो रही है, इन दोनों के जो मॉड है उनकी बात हो रही है, मतलब कि इस पे इसके जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात हो रही है, वो सेम होता है। अब ये तो थी हम लोग की सेमी इनफाइनाइट रॉड की बात। अगर इसी में क्या कर दें, आगे चलकर ये ले लें कि जो रॉड है वो फाइनाइट लेंथ की है और कैसी एक वायर है, फाइनाइट लेंथ वायर है या रॉड है, और उसमें किसी भी पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो क्या करेंगे, अगर रॉड ऐसी है और उसकी टोटल लेंथ L है, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो अगर इसको एक्स डायरेक्शन माने तो EX नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और इधर दे देंगे EY, और इसकी जो रिजल्टेंट निकल के आएगी वो यहाँ का E निकल के आएगी, और वो हो जाएगी कितनी, अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा कितना, जैसे कि EX इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर, ब्रैकेट में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, जहां पर cos थीटा 2 क्या है, इस तरफ से हम लोग एंगल लेते हैं और ये है cos थीटा 1 इस तरफ से एंगल, ये वाला। तो जैसे जैसे ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, जैसे जैसे ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, वैसे वैसे ये वाला जो एंगल है हम लोग का वो हम लोग का चेंज होता जाएगा, और ये वाला भी एंगल चेंज होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ इधर शिफ्ट हो रही है तो ये वाला जो एंगल है वो डिक्रीज होता जाएगा और ये वाला एंगल इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर, ये चीज़ समझ पे आई। तो अब इन्हीं का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, आगे चीज़ें निकालते हैं। तो EX जो है वो हम लोग का ये होता है, और अगर इसी पे EY की बात करें कि EY कितना होता है, तो EY इसका निकल के आता है हम लोग का, K की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन और यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट बनता है वो बनता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो EX और EY इन दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं और यहाँ पर फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग का जो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और जो इसका हम लोग का डायरेक्शन होता है वो पता चल जाता है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन पता चलेगा इस चीज से कि tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग या फिर tan अल्फा मान लीजिए, tan अल्फा मान ले, तो EY, ठीक है, EY अपॉन EX, ठीक है, इस तरीके से। और अल्फा को फिर यहाँ पे tan इनवर्स ले लेंगे तो ये अल्फा हम लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एंगल पता चल जाएगा अल्फा। इससे हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों पता चल जाएगा, दोनों उसको बता सकते हैं। आगे चलते हैं इसी में, और हम लोग अब देखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से रिलेटेड जो भी हम लोग के कॉन्सेप्ट हैं, उस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा और उसका आंसर कैसे देना है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग के पास, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में सबसे पहला केस आता है जैसे कि ये दिया हो कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, मतलब यहाँ पे ये रिंग है जिसका रेडियस r है और यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। टोटल चार्ज जो है वो है Q, तो सेंटर पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लेट अस सपोज कि इस पे सिर्फ 4 चार्जेस होते हैं ऐसे, और तो इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती,
इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती, इनका रिजल्टेंट इधर निकल के आता। अब इन दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती और इधर होती, इनकी वजह से रिजल्टेंट इधर निकल के आता और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। कब? जब ये सारे के सारे चार्जेस इस रिंग पर ऐसे रखे होते और इन सबका मैग्नीट्यूड सेम होता। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उस पर कुछ इस तरीके से दिया रहता है। बट अब ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का, इसको डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन फॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो एक एकदम सिंपल सा रिजल्ट है कि जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से वो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, सेंटर पर ऐसे 0 होती है। बट इसका जो आगे यूज होता है दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो बहुत गजब का होता है। ठीक है, कैसे? वो देखते हैं। तो अगर इसके केस सेकंड की बात की जाए, जैसे कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है बट उस पर थोड़ा सा यहां पर कट है। क्या है? ये थोड़ी सी रिंग कट है। कितने विड्थ की कट है? W विड्थ की। जब W विड्थ यहां पर ऐसे कटा हुआ है, फिर पूछा जाएगा कि सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब ऐसा पूछा जाएगा तो देखिए ऐसे समझिए कि अगर ये पूरी की पूरी जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो सेंटर पर कितना होगा? 0 होगा। यानी कि हर एक कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा। ठीक है, बट इस जगह पर जब ये जो चार्जेस हैं वो नहीं मौजूद है तो इधर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं होगी जो कि इधर मौजूद उतनी ही विड्थ के चार्जेस को कैंसिल आउट कर पाए। यानी कि ये वाला कंपोनेंट यहां पर मौजूद नहीं होगा। तो इस सेक्शन पे मौजूद चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम लोग फाइंड कर लेंगे और वो निकल के आ जाता है हम लोग का ये। ठीक है, K क्या है? यहां पर K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये W क्या है? ये विड्थ है, जितना भी रंग यहां पर कटा था। तो विड्थ कैसे निकालेंगे देखिए, और विड्थ में मतलब कि यहां पर मौजूद चार्ज कैसे निकालेंगे? तो चार्ज सिंपली निकालने के लिए कि अगर टोटल चार्ज इस पे Q दिया हो, कितना दिया हो? Q दिया हो, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज। यहां पर हम लोग का इसको अगर डिवाइड कर दें 2πr से, ठीक है, इस टोटल चार्ज को इससे डिवाइड कर दें 2πr से, तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा ऐसे चार्ज डेंसिटी बन जाएगी इसकी। ठीक है, 2πr। और इस पे फिर जब W से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब लैम्डा इंटू W कर देंगे, तो ये बन जाएगा कि इस जगह पर कितना चार्ज मौजूद है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके की लेंथ है और लेंथ से पहले इसको डिवाइड किया तो एक डेंसिटी बन गई, और उस डेंसिटी पे जब फिर से एक लेंथ को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया W, तो वो फिर से चार्ज बन गया। तो इस जगह पर कितना चार्ज है वो रख दिया, और यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस होगी उसकी हेल्प से हम लोग यहां पर ये जो पूरा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के आ जाएगी इसकी। क्लियर? R है इसकी रेडियस। आगे चलते हैं अब कि जो रिंग है अगर उस पे हम लोग कंसीडर करें कि एक एक्सिस है, अभी तो सेंटर की बात कर रहे थे, अब क्या है उस पे कि एक ऐसी एक्सिस है और उस एक्सिस पे एक पॉइंट है P जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है उस पूरे रिंग की वजह से। तो होगा क्या, अगर मान लिया जाए कि यहां पर एक चार्ज है, 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 तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, इसकी वजह से जो होगा वो उस तरफ होगा, इसकी वजह से जो होगा वो इधर होगा, इस वाले की वजह से, मतलब कि उधर से अगर उस तरफ से इस तरफ आए, ठीक है, उस तरफ से इस तरफ आए तो ऐसा होगा, या फिर ऊपर वाले से अगर माने तो ये वाला और ये वाला मान लीजिए प्लेन में है, और ये वाला जो है ये वाला जो है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तरफ है, और ये वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है। ये ऐसे प्लेन में है, ये ऐसे प्लेन में है। ठीक है, ये वाला चार्ज की वजह से उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाले चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे वाली की वजह से ऊपर, और नीचे इसकी ऊपर वाली की वजह से नीचे। तो ये ब्रेक हो जाएंगे कंपोनेंट्स पे। ठीक है, या फिर इनका हम लोग डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि इनके बीच में कितना एंगल निकल के आ रहा है, या फिर हर एक को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंपोनेंट्स पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये पहले वाले को ब्रेक किया, फिर ये ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे, फिर जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे, और जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दो कंपोनेंट और ये इधर के दो कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो बचेगी
इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल बची वो किधर बची, इस डायरेक्शन में बची। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा इतना। जहाँ पर ये जो आर है वो है इस रिंग का रेडियस और जो एक्स है वो है सेंटर से यहाँ इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, के है वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी तो आप क्यू जानते हैं कि इस पे कितना टोटल चार्ज था। इसी में अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दी होगी और फिर हम लोग को यहाँ पर पुट करना होगा क्यू, तो हम लोग इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर का, तो वो टोटल क्यू के बराबर हो जाएगा। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि इस रिंग का जो सरकमफ्रेंस है वो एक तरीके की लेंथ है। तो चार्ज डेंसिटी पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी पे एक लेंथ का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चार्ज हम लोग को देगा। ये चीज़ निकल के आ गई। क्लियर। तो ये था हम लोग का केस थर्ड। अब वो खास बात है जहां पर इसका जो पहला केस था ना, मैंने कहा था कि पहला केस डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बट उसकी हेल्प से हम लोग बाकी तरीके क्वेश्चन करते हैं। तो है क्या, वो है ये कि जैसे हम लोग से क्वेश्चन पूछ लिया कि एक ऐसा हेक्सागोन दिया हुआ है, ठीक है, एक ऐसा हेक्सागोन दिया हुआ है जिसमें कि हर एक वर्टेक्स पे चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, ये सारा चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। और फिर हम लोग को इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जब इस जगह पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी इधर से डिस्टेंस सेम है, इसकी इधर से डिस्टेंस सेम है, इसकी इधर से डिस्टेंस सेम है, इधर से ऐसा ये है कि नहीं है। मतलब कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कि ये जो पूरा हेक्सागोन है उस पे जो चार्जेस हैं उसको हम लोग एक रिंग में कंसीडर ऐसे कर सकें, क्योंकि जब इसको रिंग में कंसीडर करेंगे तो टोटल चार्ज जो बनेगा उस रिंग का वो हो जाएगा Q प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ऐसे करते करते 6Q के बराबर हो जाएगा। तो वो जो हम लोग का फॉर्मूला था कौन सा, E इज इक्वल टू KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसमें इस Q की जगह पर इस 6Q को पुट कर देंगे, बाकी चीज सेम रहेगी। तो कंडीशन यहां पर क्या होती है कि हम लोग को ये देखना होता है कि जब इस तरीके के हम लोग के पास कोई ट्राइंगल या स्क्वायर या पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन ऐसा कुछ भी दिया हो तो उसके चार्जेस जो हों वो ऐसे कंसीडर किए जा सकें कि वो एक सर्किल में आ रहे हैं। तो उसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक ऐसे होगा कि सेंटर से जो उनकी डिस्टेंस होगी वो सबकी बराबर होगी, अगर एक किसी पॉइंट को सेंटर कंसीडर करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब अगला जो इस पे क्वेश्चन फॉर्म होता है वो क्वेश्चन फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से कि ये जो चार्जेस हैं यहां से यहां डिस्टेंस आर है, यहां से यहां डिस्टेंस आर है, इधर आर है, इधर आर है और इधर आर है, ठीक है। ऐसे यहां पर 5 मतलब ऐसा एक हेक्सागन था और उस हेक्सागन से यहां पर एक जो चार्ज था उस चार्ज को रिमूव कर दिया गया। तो अब सेंटर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जब हम लोग को इस तरीके से बताना हो कि अब सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसको बताने के लिए ये होगा कि देखो जैसे वो W वाला भी बताया था ना कि ऐसे रिंग है और यहां से ऐसे कटा हुआ है, तो उतनी ही विड्थ की वजह से यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि उसको कैंसिल आउट करने वाला कोई चार्ज नहीं मौजूद है इस जगह पर। तो सेम चीज को यहां पर लगाएंगे कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होंगी, बट इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई भी यहाँ पर चार्ज मौजूद नहीं है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी वही हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो वो निकल के आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर जहाँ पर ये क्या हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई हम लोग को ऐसा पेंटागन दिया हो और उस पर जो है वो ऐसा सर्किल में आ सके, ऐसा रिंग में आ सके, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पर वो कितनी होगी, 0 होगी। और अगर किसी एक चार्ज या 2 चार्ज को निकाल दिया जाए तो उसका हम लोग यहां पर उन 2 जैसे कि ये इस चार्ज को अगर रिमूव कर दिया लेट अस सपोज, ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इसी डायरेक्शन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जिस जगह पर जहां से चार्ज इसको निकाला गया है उसी डायरेक्शन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इस जितना चार्ज जहां से हटा हुआ है उतने ही चार्ज के मैग्नीट्यूड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग उतनी ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा,
ठीक है, तो चार्ज कितना हटाया अगर हम लोग ने, Q हटाया है, तो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर ही यहाँ पर होगा, अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर यहाँ से हम लोग R कंसीडर करें। अब फिर बात आ जाती है कि अगर इसका साइड दिया होता, साइड A दिया होता, तो फिर क्या हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री लगानी होती, या फिर सिंपल जो हम लोग का ज्योमेट्री होती है वो लगानी होती कि अगर ये A है तो यहाँ पर अगर ऐसा ट्राइंगल फॉर्म होगा, ये एक पेंटागन है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर होंगी, फिर यहाँ पर इसको ये a/2 हो जाएगा, टोटल a था तो ये a/2 हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होगा, ये यहाँ पर डिस्टेंस कितनी बनेगी, यहाँ पर कितनी बनेगी, और इस तरीके से करते हुए हम लोग चीज़ों को निकाल लेंगे कि ये डिस्टेंस यहाँ पर कितनी फॉर्म होगी, क्या निकल के आएगी। ठीक है, और फिर उसका यूज़ करके यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि R को हम लोग फाइंड करेंगे और उस पर निकाल देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग को Q देखना होता है कि कितना हटा है उस जगह से, और अगर इक्वली अगर हम लोग यहाँ पर एक रिंग कंसीडर करें तो उसका रेडियस कितना होगा, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस हम लोग को R निकालनी होती है, और उसको पुट करके और इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि यही जो रिंग है, उस रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, तो इसका अगर ये देखें इस चीज को, तो देखिए क्या है, x है, तो जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ेगी, तो एक तो टर्म है यहाँ पर x, तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस x बढ़ेगी वैसे वैसे ये, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e इस x के, तो ये e बढ़ेगी, बट x स्क्वायर भी तो है नीचे जिसपे पावर 3/2 है, तो पहले तो इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा, बट जैसे जैसे फिर x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिर ये वाला जो होगा टर्म वो डोमिनेट करेगा, और किसी एक पॉइंट पर x के किसी एक जगह पर जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर डिक्रीज होगी। और हम लोग जानते ही हैं कि रिंग के जो सेंटर होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो उसका जो वेरिएशन निकल के आता है वो निकल के आता है कुछ ऐसा कि सेंटर पर यहाँ पर 0, और फिर ये ऐसे इंक्रीज होती है, मैक्सिमम कहाँ पर होती है, x = R/√2, और फिर उसके बाद ऐसे डिक्रीज होती है, और सिमिलरली इस तरफ भी यहाँ पर ये मैक्सिमम होती है बट नेगेटिव डायरेक्शन, ग्राफ बन रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा नेगेटिव पे बनाया है इसको, तो ये ऐसे मैक्सिमम हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगा। तो इसको निकालते कैसे हैं, ये ई मैक्स से ये एक्स कैसे निकल के आया, तो अगर किसी चीज़ को हम लोग को मैक्सिमाइज करना होता है जिस वेरिएबल के साथ, जैसे कि हम लोग को डिस्टेंस बढ़ने के साथ ये देखना है कि कहाँ पर ये मैक्सिमम होगा, तो किसको देखना है, ई को मैक्सिमम देखना है कि कहाँ पर होगा और किसके साथ चेंज करते हुए, एक्स के साथ, तो DE/dx कर देंगे। ठीक है, तो जब DE/dx करेंगे हम लोग, उस चीज़ को परफॉर्म करने में DE/dx जैसे ये किया, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, मैं एक कर नहीं रहा उसको, आप कर सकते हैं आसानी से, ये DE/dx ऐसे निकल के आ जाएगा, इसको बराबर करिए 0 के, और जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो हम लोग की यहाँ पर बनेगी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, और उससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी ऐसे R/√2, यानी कि जब इसको हम लोग इस x को, ये जो हम लोग का ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ था E का, उस पर पुट कर देंगे, ठीक है, x की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे इसको, तो हम लोग का यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये चीज़ कि जो E मैक्स होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 2k यहाँ पर क्या है 1/4πε0, Q है उस रिंग पे टोटल चार्ज, और √27/R²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं, इसको आप सॉल्व करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ पे आ गई। इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं, इस जो ये हम लोग का रिंग फॉर्म होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसके बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। आगे चलते हैं अब जहां पर अब हम लोग डिस्क की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, डिस्क की, और कैसी डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, और दूसरा क्या है, एक लार्ज चार्ज सरफेस की अगर बात करें, तो पहले बात करेंगे इसका। तो ये जो पहला केस है क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यानी कि एक अगर यहां पर मैं डिस्क बनाऊं, इस जगह पर डिस्क बनाऊं, तो वो कुछ बनेगी ऐसे कि ये हो गई ऐसे डिस्क इस तरीके की, और इस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पे हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। फिर इस डिस्क के सामने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अगर हम लोग को वो बताना है किसी P पॉइंट पर, तो वो निकल के आ जाएगा हम लोग का इतना, E = σ/2ε0 1 - x/√x² + r², जहां पर जो R होगा वो होगा इसका रेडियस इस डिस्क का, और x होगी यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस, और जो सिग्मा है वो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q/ε0। ठीक है,
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस तरीके से ये हो जाएगी किसी भी जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है उसके सामने की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी चीज को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं इनफाइनाइट तक, अगर मैं इसी चीज को अगर मैं क्या कर दूं, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दूं, तो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करने का मतलब कि बहुत इसको बड़ा कर दूं, तो उस केस में होगा कि ये जो आर होगा इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और एक्स अपॉन जब इनफाइनाइट करेंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो बचेगा सिर्फ कितना हम लोग का 1। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो अगर हम लोग के पास कोई एक लार्ज शीट है जिसमें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, कितना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो उसके सामने इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके बैक साइड पर भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। इसको निकालने का जो पूरा डेरिवेशन है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट इसको समझना है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट है इस पे। अब यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क देख लिया और एक लार्ज चार्ज सरफेस देख लिया। अब इसके आगे आएगा हम लोग का चार्ज लार्ज मेटल सीट। अभी तक क्या था, सिर्फ चार्ज लार्ज सीट था, सिर्फ क्या था, चार्ज थी, यूनिफॉर्मली चार्ज थी, लार्ज थी और सीट थी। लार्ज मतलब बहुत बड़ी कंसिडर हम लोग करेंगे, जब चीज़ें हम लोग ऐसे बड़ी कंसिडर करते हैं, इनफाइनाइट साइज कंसिडर करते हैं, तो हम लोग का जो फॉर्मूला वगैरह होता है वो काफ़ी सिंपल हो जाता है। बट यहाँ पर हम लोग के साथ एक और चीज़ क्या जुड़ी हुई है, मेटल। तो लार्ज है, चार्ज्ड है, सीट है एक, बट कैसी है, मेटल की सीट है। तो जब मेटल की सीट होती है उस केस में क्या चेंजेस आते हैं, तो वो होता है कुछ ऐसा कि अगर हम लोग के पास ऐसी एक मेटल की ऐसे शीट हो जो कि बहुत बड़ी हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है उस सरफेस के जस्ट बाहर, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो किसी भी मेटल सरफेस के जस्ट आउटसाइड के लिए एप्लीकेबल है। तो किसी भी तरीके की अगर हम लोग के पास कोई मेटल की सीट है या कंडक्टर है, जस्ट आउटसाइड दैट कंडक्टर, उस सरफेस के जस्ट आउटसाइड, अगर उस जगह पर लोकली जो हम लोग की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, इधर आउटवर्ड। अब इसी मेटल सीट के अगर अंदर बात करें, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर बात करें, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो ये निकल के आया कि किसी भी मेटल के अंदर अगर वो एक आइसोलेटेड कंडीशन पर रखा हुआ है, तो उसके अंदर, ध्यान दीजिएगा आइसोलेटेड मैंने बोला, तो अगर ऐसा है कोई कंडक्टर और उस पर चार्जेस मौजूद हैं भले ही, तो वो सारे के सारे चार्जेस जो होंगे वो सरफेस में होंगे और उस मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी उसके अंदर, 0। और इसी चीज का यूज करके आप लोग ने ऐसा कोई मैजिक शो भी देखा होगा जहां पर एक इंसान अंदर है और वो एक केज के अंदर है, मेटल केज के अंदर, और उसके चारों तरफ करंट दौड़ाया जा रहा है, बट उसको करंट नहीं लग रहा। ऐसा आप कभी मत करिएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं। ठीक है, वो वहाँ पे बहुत ढेर सारे प्रिकॉशंस लेके उसको किया जाता है, एक उनको नॉलेज होता है इस चीज़ के बारे में, तब जाके वो ऐसा स्टंट परफॉर्म करते हैं। तो आप घर में कभी ऐसा ट्राई मत करिए कि ऐसा करें, क्योंकि इस तरीके से करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। बट मैं बता रहा हूँ कि अगर एक मेटल केज है, उसके अंदर अगर एक इंसान को खड़ा कर दिया जाए और उससे करंट पास कराया जाए, तो उसको किसी भी तरीके से करंट नहीं लगे, क्योंकि वो सारा का सारा होता है उसके सरफेस में। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम लोग के पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल हो, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो किस तरीके से होंगी और फ्लक्स कितना उससे पास हो रहा होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, ठीक है, क्या निकल के आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकल के आती है इस जगह पर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर जो सिग्मा है वो है इस बाउल के इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी,
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा इतना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि फ्लक्स बताना है इस बाउल से इस तरफ पास होता हुआ, तो एरिया कितना है ये, अगर रेडियस r है तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो जो फ्लक्स हो जाएगा यहाँ से पास होने वाला वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसको ऐसे करते पहले 4 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, तो ये बन जाएगा फाई। क्लियर? फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं इस पे कि अगर हम लोग के पास स्फेयर है, ठीक है, तो स्फेयर के डिफरेंट केस लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर है और इसी के सारे केस हैं, बट ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर में पहला केस क्या है, मेटल स्फेयर का। तो अगर एक हम लोग के पास मेटल स्फेयर है तो उसका सारा का सारा चार्ज जो होगा वो होगा सरफेस में, ठीक है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, जीरो होगी। तो इनसाइड द स्फीयर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। अगर उस पे बाहर बात करें, आउटसाइड किसी पॉइंट पर बात करें, सेंटर से उसके अगर डिस्टेंस r मान ली, तो वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर Q क्या है, इस पूरे मेटल सरफेस पे मौजूद चार्ज है। और अगर इसके जस्ट सरफेस पर यहां पर बात की जाए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो हो जाएगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की वैल्यू जो होगी यहां पर कैपिटल R पुट कर दी जाएगी, R इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो पता चल जाएगा। तो ये चीज है मेटल स्फीयर से रिलेटेड। अब इसी में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर में अब हम लोग को क्या देखना है, नॉन मेटेलिक स्फीयर। नॉन मेटेलिक स्फीयर है, कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इस पे जो कंडीशन है वो ये है कि ये नॉन मेटेलिक है, वो हॉलो है, ठीक है, कैसा है, नॉन मेटेलिक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक हॉलो स्फीयर का मतलब कि जो इसकी सरफेस चार्ज होगा उस पे मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर, ठीक है, और यानी कि जो पूरा का पूरा चार्ज है वो यहाँ पर रिसाइड करेगा। क्लियर? तो इस केस में जो यहाँ पर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसी होगी, ये नॉन मेटेलिक हॉलो स्फीयर के केस में ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये नहीं होगा, ठीक है, ये जो केस होते हैं ये इस पे नहीं होते हैं। नॉन मेटेलिक हॉलो स्फीयर के केस में अगर इस पे चार्ज हम लोग का Q है, तो सिमिलरली जैसे कि हम लोग के प्रीवियस केस में थे, मेटेलिक स्फीयर के केस में वो चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, मेटेलिक के केस में क्या है कि वो चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, यहाँ पे मेटल स्फीयर है वो चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, ठीक है, दोनों में ही सेम चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ ये जो हम लोग का नॉन मेटेलिक स्फीयर होता है जो कि कैसा होता है, हॉलो होता है, ठीक है, नॉन मेटेलिक स्फीयर, और वो भी कैसा, हॉलो। तो इस नॉन मेटेलिक हॉलो स्फीयर में ये वाले फॉर्मूले नहीं होते, और वो होता है हम लोग का जो भी अभी पढ़ के आए हम लोग कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और आउटसाइड द स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और सरफेस में स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, ये है अब हम लोग का नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो अब इस जगह पर नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ r यहां पर देखते हैं, तो एक स्फीयर है, नॉन मेटेलिक है, सॉलिड है, तो इस पे जो चार्ज होगा वो थ्रू आउट द इसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहां पर हम लोग के पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी दी जा सकती है। तो अगर हम लोग को उससे चार्ज निकालना है कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो इस पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इस जगह पर इस रो पे 4/3 पाई आर क्यूब का, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब का, तो हम लोग को टोटल चार्ज पता चल जाएगा कितना होगा इस स्फीयर में, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग का फॉर्मूला होगा इनसाइड द स्फीयर, मतलब कि ये जो r है उससे छोटा अगर हम लोग कहीं पर कंसीडर करें ऐसा r, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा ये E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r अपॉन r क्यूब। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर आउटसाइड या फिर जस्ट यहां पर सरफेस पे बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हम लोग की इतनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर जस्ट सरफेस पे बात की जाए तो R इज इक्वल टू कैपिटल R पुट कर देंगे तो हम लोग कहीं निकल के आ जाएगा। तो यहां पर अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, तो देखिए यहां पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो E किस पे वेरी कर रही है, R पे, और कैसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ती जाएगी अप टू कहां पर, R इज इक्वल टू R,
और उसके बाद यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज होगी किस केस पे, यहां पर जब नॉन मेटेलिक सॉलिड स्फीयर हम लोग ने कंसीडर करा था। ठीक है, आगे इस पे अब क्या आएगा, हम लोग का स्फीयर की बात हो गई, अब है मेटल सिलेंडर। तो मेटल सिलेंडर है अगर हम लोग के पास मेटेलिक सिलेंडर, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कैसे होगा। तो देखिए, जब कोई भी हम लोग की इस तरीके से बॉडी होती है जो कि एक्सटेंडेड बॉडी हो और क्लोज्ड हो, तो उस पे अंदर सरफेस में और बाहर इन जगह पर क्या होगा हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना होगा। तो अगर एक मेटल का सिलेंडर है तो सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी आएगी कि एक मेटल का सिलेंडर है, ठीक, तो जो भी चार्ज इस पे दिया जाएगा वो पूरा का पूरा सरफेस में आ जाएगा। तो जब पूरा का पूरा चार्ज सरफेस में आ जाएगा तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी जीरो, और जस्ट आउटसाइड द सरफेस या फिर ऑन द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैसे निकाल लेंगे हम लोग, सिग्मा निकल के आ जाएगा चार्ज अपॉन जो इसका सरफेस एरिया है, ठीक है। और आउटसाइड द सिलेंडर बात करें तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कितनी, E इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन आर, जहां पे आर है इसका रेडियस और इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये लिखा हुआ है ना, और सिग्मा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्लियर। आगे देखते हैं अब इसका दूसरा केस, जब हम लोग के पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन मेटल लॉन्ग सिलेंडर हो, ठीक है, उस केस में सिलेंडर के इनसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर एक हम लोग के पास ऐसा सिलेंडर है जो कि कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो हम लोग के पास होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नॉन मेटल है तभी ये पॉसिबल है, नॉन मेटल है तभी ये पॉसिबल है, और होगा ये लॉन्ग सिलेंडर, मतलब कि लेंथ इसकी हम लोग नहीं पता, हमें इसकी सिर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी रहेगी। तो उस केस में इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा ये, जो सरफेस पे होगी उसका होगा ये, और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक्सप्रेशन होगा ये। जहां पर रो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आर हो गया सेंटर से किस पॉइंट पर हम लोग डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये सेंटर से पास होते हुए जो एक्सिस है ये, वहां से कितना हम लोग ऐसे डिस्टेंस देख रहे हैं वो हो गए आर। एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आर है कैपिटल आर वो है इसका रेडियस, ठीक है, कैपिटल आर इसका रेडियस। तो यहाँ पर ये सरफेस में ये निकल के आ जाएगा, इस आर की जगह पे कैपिटल आर पुट किया है बस, और कुछ नहीं। आउटसाइड पे यहाँ पर फिर चेंज होगा, यहाँ पर अब ये जो आर है वो इधर बाहर तरफ कहीं आएगा आर, ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो रहा है, बाहर डिक्रीज हो रहा है, तो अंदर बढ़ रहा था, सरफेस में जाके कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद यहाँ पर डिक्रीज होना चालू हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ बनेगा कैसा हम लोग का इस जगह पर कि पहले बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे वो हो गया, फिर उसके बाद ऐसे डिक्रीज हो गया, तो इसका भी ऐसा ग्राफ फॉर्म होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इस पे चले तो आती है हम लोग की थिक चार्ज सीट। ठीक है, तो थिक चार्ज्ड सीट की वजह से क्या क्या वहां पर हो गए, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्या अप्लाई करना है वो बताते हैं। तो अगर सबसे पहले देखते हैं कि थिक चार्ज सीट के पहले थिन मेटेलिक सीट पे अगर बात करें कि उस पर क्या क्या था, तो उस पर था जैसे कि अभी देखा था ना कि एक सीट थी ऐसे बनाई थी, और उस पर बताया था कि इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके बाहर वो होगी सिग्मा इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि क्या है हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि किसी भी तरीके का मेटालिक अगर सीट है या मेटालिक सरफेस है उसके जस्ट आउटसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम लोग की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, जैसे थिक ऐसे थिन मेटालिक सीट ऐसे ले ली, लोकली उस पॉइंट पर लोकली बात कर रहा हूँ, जस्ट आउटसाइड। ठीक है, और इनसाइड इस सीट के, तो अगर ये बहुत पतली है तो उसके इनसाइड में वैसे भी अगर ये मेटल की है तो अंदर वैसे भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, और थिन है तो कोई ऐसा वॉल्यूम भी नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम लोग का जीरो है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि सारा का सारा चार्ज बाहर है तो अंदर कोई चार्ज नहीं है। गॉस लॉ जब अप्लाई करेंगे वहां पर हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो निकल के आएगा, और बाहर तो हम लोग का ये निकल के आ गया। अब आ जाता है थिक मेटालिक सीट। तो सेम जो ये दो चीजें हैं वो थिक मेटालिक सीट के लिए भी है कि अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा मोटा कर दूं इस जगह पर तो क्या फर्क पड़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस तरफ है और इसी तरीके की अपीयर हो जाएगी बाहर उस तरफ, जो कि होगी सिग्मा के बराबर, और इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यही होगी बाहर तरफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ भी होगी क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अगर अंदर की बात करा जाए इस पे तो ये भी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि कोई भी अंदर चार्ज मौजूद नहीं होगा एक आइसोलेटेड कंडीशन में।
क्लियर। फिर आता है हम लोग का इस पे थिक नॉन मेटेलिक सीट। तो उसमें अगर हम लोग के पास कोई एक ऐसी थिक नॉन मेटेलिक सीट है इस तरीके से, तो इस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? अगर यहां पर इसको ऐसे चार्ज दिया जाए तो ये जो चार्ज होगा, क्योंकि थिक बोला नॉन मेटेलिक बोला, तो जब थिक और नॉन मेटेलिक हो, जैसे कि हम लोग सॉलिड नॉन मेटेलिक स्फीयर ले रहे थे, तो वहां पर ये क्या होगा, जो भी चार्ज होगा वो पूरा का पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जैसे ही कोई चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली, तो आ जाएगा हम लोग के पास ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इनसाइड द सीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी ये E इज इक्वल टू रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। आर है हम लोग का इस जगह से कितने डिस्टेंस पर ये यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा है कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर बतानी हो तो ये हो जाएगी रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर डी क्या है, इसकी विड्थ है, टोटल विड्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होगी रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ भी क्या होगी, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही यहां पर आंसर होगा इसका। क्लियर। अब चलते हैं इस पे आगे कि अगर हम लोग के पास कोई एक चार्ज कंडक्टर है और उस चार्ज कंडक्टर के पास हम लोग बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी की, और साथ ही साथ हम ये बात करें कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखिए ये जो कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर, वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म शेप का है। इस जगह पर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, यानी कि आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। तो अगर ये हम लोग का जो मेटल का कंडक्टर है, ठीक है, मतलब कि मेटेलिक कंडक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल का ही हम लोग कंसीडर करेंगे उसको। तो इस केस में जो भी चार्ज होगा वो बाहर अपीयर हो जाएगा और अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ये कंडीशन होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर कि वो उसके ऊपर जो चार्ज हम लोग पुट करते हैं वो अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। सिंस इसका जो शेप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पर बड़ा है कहीं पर छोटा है, उस वजह से जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। अगर यहां पर इसको फाई बी मान ले और इसको फाई ए मान ले, और हमने अपनी पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर यहां पर इसको आर ए दे दिया जाए तो आर ए हम लोग का क्या है, बड़ा है, ठीक है, सॉरी आर ए हम लोग का छोटा है, ये आर ए इधर था ना, तो आर ए छोटा है हम लोग का, ठीक है, आर ए यहाँ पर क्या है, छोटा है, और आर बी बड़ा है। तो आर ए जब छोटा है तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू फाई बी। ठीक है, तो फाई इज ग्रेटर देन फाई बी। और हम लोग जानते हैं कि मेटल के जस्ट आउटसाइड, अगर यहाँ पर ये जो पॉइंट ए कंसीडर कर रहा है, ये रेड कलर से मार्क्ड है, इसको मान रहे हैं कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर है, तो उस पॉइंट पर लोकली उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी हम लोग की E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस जगह पर बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगी सिग्मा ए, अगर ई ए की बात कर रहे हैं, और ई बी की अगर बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगी सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीजें थी हम लोग की जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड थी, जहां पर हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना था। अब जो हम लोग का अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो अगला पार्ट होता है, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल के बारे में, उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, और इनसे एक बहुत अमाउंट पे हम लोग का जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जैसे कि जेईई मेन, इस पे पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके लिए एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स पे इसको लिखिए। ठीक है, और फिर भी अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आपको जानना है कि क्या है, तो साथी ऐप के क्वेरी सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं, इसका आंसर वहां पर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ पे आया होगा जो मैंने आज बताया है, और इसी तरीके से आगे के लेक्चर्स जो होंगे वो हम लोग करेंगे कि यहाँ उस पर डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। भले ही हम लोग कोई एक क्वेश्चन उठाकर एक सॉल्व नहीं कर रहे हो, बट उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना बेस तैयार कर रहे हैं और आप उनका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।